सारा कर देखोगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कंडीशन इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट केसेस। तो उसमें हमने बात किया था कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किस तरह से ओपन सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिहेव्स करता है और किस तरीके से शॉर्ट सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बिहेव करता है। तो ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट की बात है। तो हमने बताया था कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट को जब हम लोग किसी नेटवर्क में या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, जब आर इक्विवेलेंट के एनालिसिस करते हैं तो उस आर इक्विवेलेंट के एनालिसिस के दौरान हम लोग ये हमने बात किया था कि जब ओपन सर्किट वाला केस होगा तो उस ओपन सर्किट वाले केस के साइड में पड़ने वाले रेजिस्टेंसेस को हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग आज नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि अगर हम लोग कोई एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ले रहे हैं जिसमें आपका शॉर्ट सर्किट का कोई केस है तो उसमें हम लोग आर इक्विवेलेंट किस तरीके से देखेंगे, वहां पे देखें। कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहां पे ये इस तरीके से चार रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, R1, R1, R2, R3 और R4। इस तरीके से चार रजिस्टर जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस रजिस्टर में हम इस केस में देखेंगे क्या, यहाँ पे जो ये है, मान लीजिए पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, या यहाँ 4 यहाँ मान लेते हैं हम लोग, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 7 ये है और ये 8 ये। ठीक, इतने पॉइंट हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो ये इतने पॉइंट्स हैं, तो हमने बताया था शॉर्ट सर्किट क्या क्या होता है, कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक सिंगल लाइन होता है इन्हीं दो पॉइंट के बीच में। मतलब अगर ये पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है तो इस पॉइंट को मिलाने के लिए इस तरीके से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं। और वो सिंगल लाइन क्या होता है, एक कोई कंडक्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही मतलब जीरो के बराबर नगण्य होता है। तो उस जीरो के बराबर नगण्य होता है, तो यानी कि यहाँ के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वैल्यू। और जब ऐसा होता है, मतलब इसको हम लोग इस तरह से एज्यूम करते हैं, तो इस पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल और इस पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। और जब इस पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल और इस पॉइंट पे मिलने वाला पोटेंशियल सेम होता है, तो ऐसे केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की तरह काम करते हैं। मतलब इस इतने लंबे वायर का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सर्किट देख रहे हैं इस तरीके से कि जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉइंट 1 से 2 के बीच में R1 है, 2 से 3 के बीच में R3 है और 3 से 5 से 6 के बीच में R4 है और 6 से 7 के बीच में R2 है। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल लाइन है, तो हम लोग हमने क्या बताया, 0.7, 1 और 8 को एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 6 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एक पॉइंट की तरह ट्रीट होगा, यहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। और 3, 4, 5, 6 के भी 3, 4, 5 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट से मतलब 1, 7, 8 एक पॉइंट की तरह ट्रीट करें, मतलब यही पॉइंट 1 है, यही 7 है और यही 8 है। और यहाँ पे क्या है, यही पॉइंट 2 है, यही पॉइंट 6 है और यहाँ पे क्या है, यही पॉइंट 3 है, यही 4 है, यही 5 है। तो हम लोग में चेंजेस क्या करने हैं, तो देखना है क्या कि इस पॉइंट जो ए वाला टर्मिनल कहाँ से निकला, पॉइंट 8 से निकला है, तो यहाँ से पॉइंट ए टर्मिनल जोड़ देंगे। और जो बी वाला पॉइंट वो कहाँ से निकला, पॉइंट 4 से निकला, यहाँ बी जोड़ देंगे। अब चेंजेस आपको सर्किट में किस तरह से देखने हैं कि ये 1 से 2 के बीच में क्या जुड़ा, R1, तो 1 कहाँ है, यही पॉइंट 1 है, यही 7 है, ये यानी कि आपको 1 से 2 के बीच में ले जा करके जोड़ देंगे R1। ठीक, और इसी तरह से 7 से 6 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, R2। तो 7 कहाँ है, यहाँ, क्योंकि यही 1 है, 7 है, 8 और 6 कहाँ है, यहाँ, जो कि 2 और 6 है। तो 7 से ले करके 6 के बीच में आपने जोड़ दिया क्या, R2। अब यहाँ पे देखना है आपको कि
2 से 3 के बीच में क्या जुड़ा है, R3। तो 2 से ले जा करके 3 के बीच में हम लोग जोड़ेंगे R3 को, और 6 से 5 के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, R4। 6 से 5 के बीच में क्या जुड़ा, R4। अब हमको ये चेक करना है कि इस तरीके से सर्किट क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। जहां पे हमको दिख रहा है क्या, अब यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, बीच में एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है। अब हमको आर इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, एक करंट फ्लो कराएंगे ए से, जो कि हमने बताया था कभी भी जो टर्मिनल दिया होता है नेटवर्क में वो क्या होता है, उस टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं कि ये एज्यूम करते हैं कि अगर हमको इस सर्किट में सप्लाई देना है तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच से सप्लाई दे सकते हैं। तो अगर यहाँ से सप्लाई देंगे तो या तो करंट का डायरेक्शन ए से होगा, या फ्लो ए से होगा, या तो बी से फ्लो होगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ माने तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट आई यहाँ से चलेगा, और यहाँ से चलने के बाद पॉइंट ये जो है, जो जहाँ पे 178 लिखेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे आकर के ब्रेक हो जाएगा, किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा। तो जब इधर जाएगा तो ये वाला पूरा इधर आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये वाला पूरा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल करके जुड़ कर करके ये फिर से आई बन जाएगा, और फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये ब्रेक हो जाएगा, तो एक इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर यहाँ पे जुड़ कर करके आई बन करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि इन दोनों में करंट ब्रेक हो गया, तो इन दोनों के रिलेशन लिए क्या रिलेशन हो गया, R1 पैरेलल टू R2, क्लियर। और फिर यहाँ पे भी ब्रेक हो गया, इन दोनों के लिए क्या हो गया, R3 पैरेलल टू R4, ये हो गया, क्लियर है। अब ये दो रेजिस्टेंस एक सिंगल रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज होकर के मान लीजिए Rx बन गया, और ये चेंज होकर के मान लीजिए Ry बन गया, ठीक। अब ये दोनों रेजिस्टेंस चेंज होकर के एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों रेजिस्टेंस चेंज होकर के एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब नए सिरे से आपका जो फिगर बनेगा वो दिखेगा क्या, ये जो पॉइंट था जहाँ पे ए जुड़ा था उसके बीच का जो रेजिस्टेंस है Rx है, और ये जो पॉइंट था जिसके आगे का रेजिस्टेंस R3 और 4 जुड़ा था वो चेंज होकर के क्या हो गया, Ry हो गया, और यहाँ पे B पॉइंट हो गया। अब देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो करंट का फ्लो है वो सेम है, जब सेम होगा तो ये आपस में सीरीज में होगा, और सीरीज में है तो समथिंग अगर ये ऐड होकर के RZ के बराबर होगा तो AB टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस जो कि RZ होगा वही क्या कहलाएगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा, या टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा, या रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल कहलाएगा। तो इस तरीके से हमको समझना है कि अगर हम कोई सर्किट है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट का भी केस है तो उसमें अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे देखेंगे, ठीक। कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्किट इस तरीके से आता है, कभी कभी सर्किट इस तरीके से आता है। अब बात करेंगे कि इस सर्किट में भी आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल, जिसको आप आर ए बी कहते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी टर्मिनल, यानी कि इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक, कहाँ के, ए बी के बीच का। अब बात करेंगे कि ऐसे केस में क्या दिखाया गया है कि सी से, इस फिगर में या इस नेटवर्क में क्या दिखाया गया है कि सी से डी तक एक वायर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो सी से डी तक एक वायर जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या किया गया है कि इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया गया है। जब वो दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गए हैं तो ऐसे केस में क्या बताया जा रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच में एक क्या है, एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे क्या समझना है, एज्यूम करना है कि वो नगड़ है, और जब नगड़ है यानी कि इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा सी और डी पॉइंट के बीच का जीरो होगा। तो सी पॉइंट पे जो अगर समथिंग कुछ पोटेंशियल है और डी पॉइंट पे अगर समथिंग कुछ पोटेंशियल है तो इसके जीरो होने से क्या होगा, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, सेम होगा।
और जब सेम होगा तो हमने बताया दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, आपको एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक, अब इस सिंगल पॉइंट की तरह जब ट्रीट करेंगे तो ये नीचे एक सी हो जाएगा एक डी हो जाएगा। ठीक, वही पॉइंट सी की तरह काम करेगा, वही पॉइंट डी की तरह काम करेगा। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ पॉइंट ए है और इस पॉइंट की यहाँ की तरफ, यहाँ पॉइंट ए नहीं है, मतलब एक पॉइंट यहाँ वाला यहाँ पे बना दिया और ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे बना दिए। ठीक, अब बात करेंगे कि इस पॉइंट से ए जुड़ा हुआ है तो इस पॉइंट से ए जोड़ दिए जिसको बाहर निकाल दिए, और इस पॉइंट से बी जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कर दिए, बी जोड़ दिए। ठीक, अब यहाँ पे अब यहाँ बात करेंगे क्या, अब जब यहाँ पे हम लोग करेंगे, हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट क्या है, शॉर्ट है, तो इसको क्या करेंगे एक सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। और सिंगल पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे तो यही सी का काम करेगा, ये डी का पॉइंट करेगा। अब सी डी के बीच में एक पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिए, और सी डी के बीच में एक पॉइंट नीचे है, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिए। अब बात करेंगे कि इस पॉइंट से ए जुड़ा हुआ तो इस पॉइंट से ए को जो टर्मिनल ये अंदर की तरफ उसको बाहर की तरफ कर लिए, और इस पॉइंट से आपका क्या है, इस पॉइंट से आपका बी टर्मिनल जुड़ा हो जो कि अंदर की तरफ उसको बाहर कर लिए। अब बात करेंगे क्या कि देखेंगे इस पॉइंट से सी पॉइंट तक कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से सी पॉइंट तक आपका रेजिस्टेंस 2 ओम का जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर इस पॉइंट से डी पॉइंट तक क्या जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट से डी पॉइंट तक रेजिस्टेंस कितने का जुड़ा हुआ है, 4 ओम का जुड़ा हुआ है। फिर सी से इस पॉइंट पे जहां पे बी कनेक्ट वहां क्या जुड़ा हुआ है, 6 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और डी से जहां पे बी जुड़ा वहां पे क्या जुड़ा हुआ है, उसके बीच में रेजिस्टेंस 5 ओम का। तो इस तरीके से देखेंगे आप कि सर्किट को आपने रीअरेंज कर दिया, और जब रीअरेंज कर दिया है अब आपसे जब ये देखना है कि आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमने बताया कि जब भी ऐसा केस हो कि किसी दो टर्मिनल के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो या आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो आपको ये समझना है कि अगर उस सर्किट में या उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको सप्लाई देना है तो उन्हीं दो पॉइंट के बीच में सप्लाई दे सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक बैटरी कनेक्ट करना है तो ए और बी के बीच में ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब कनेक्ट करेंगे तो या तो करंट का फ्लो ए से स्टार्ट होकर के बी की तरफ होगा या तो बी से स्टार्ट होकर के ए की तरफ होगा। तो एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा इस केस में करंट का डायरेक्शन ए से स्टार्ट होकर के बी की तरफ है। ठीक, तो जब ए से स्टार्ट होगा तो क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा यहाँ और यहाँ, और फिर यहाँ पे एक बन जाएगा जिसको हम आई कहेंगे। इस पॉइंट पे फिर सेम हो जाएगा, और फिर आगे जब बढ़ेगा फिर इसमें और इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक हो रहा है तो इसमें क्या रिलेशन है, यानी कि ये 2 पैरेलल 4 हो रहा है, और 2 पैरेलल 4 होकर के इसकी समथिंग वैल्यू आई है 8/6 ओम रेजिस्टेंस। और फिर यहाँ पे बीच में एक हो जा रहा है और फिर ये ब्रेक हो जा रहा है। तो जब ब्रेक हो रहा है तो यानी कि ये क्या रिलेशन देगा, ये भी पैरेलल रिलेशन देगा जिसको 5 पैरेलल टू 6 पैरेलल टू 5 कहेंगे, जो कि 30/11 के इक्वल होगा। इसको समथिंग सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो 30/11 कैसे आ रहा है, 5 × 6 डिवाइडेड बाई 5 + 6 आ रहा है। ठीक, अब इन दोनों ये दो रेजिस्टेंस सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज होगा जिसकी वैल्यू 8/6 है, और ये दो रेजिस्टेंस सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस में चेंज होगा जिसकी वैल्यू 30/11 है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इस फिगर को फिर से रीअरेंज करते हुए बनाएंगे कि ए से लेकर के जो पॉइंट सी और डी था उसके बीच का सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8/6 हो, और फिर सी से लेकर के जो पॉइंट बी था नीचे उसके बीच का सिंगल वैल्यू रेजिस्टेंस कितने ओम का हो गया, वो 30/11 का हो गया, 30/11 ओम जो बी से कनेक्ट है। ठीक, और करंट का जब फ्लो यहाँ से दिख रहा है अब इस केस में, तो यहाँ से यहाँ तक करंट का फ्लो क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो इस केस में ये दोनों वैल्यू सीरीज में होंगे, सीरीज में सिंपली आप क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 8/6 + 30/11 को ऐड कर लेंगे, जितना भी आपका वैल्यू आएगा उसका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा या आर इक्विवेलेंट होगा ऐसे केस में। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से हमको ओपन सर्किट केस का और शॉर्ट सर्किट केस का यूज करना है, कहाँ पे, जब हमको किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट निकालना हो या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है या किन्हीं दो टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो और उसकी प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखना है।
तो प्रॉपर्टीज को एक बार आपको आज फिर से इस वीडियो में मेमोराइज करा दिया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज क्या बताया गया था कि एक सर्किट आपका ओपन सर्किट तभी कहलाता है जब उसमें किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा, तो वो दो टर्मिनल क्या कहलाएंगे, ओपन सर्किट कहलाएंगे। और उन दो टर्मिनल के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या बताया गया था, इनफाइनाइट होगा। और उन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज पाया जाएगा जिस वोल्टेज को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। इसी तरीके से एक सर्किट शॉर्ट सर्किट तब कहलाता है जब किन्हीं दो पॉइंट ऐसे जहां पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो, ठीक, तो वो पॉइंट शॉर्ट तब कहलाते हैं जब उन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। ठीक, उस दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो, 0 हो। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया था कि वहां पे उन दो पॉइंट के बीच में पाया जाने वाला वोल्टेज भी कितने के बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो आज डिस्कस करेंगे अब न्यू टॉपिक हम लोग दोस्तों कि आपका एनर्जी सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो एनर्जी सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। एनर्जी सोर्सेज पहला है वोल्टेज सोर्स और दूसरा है करंट सोर्स। ठीक, मतलब एनर्जी सोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। द एनर्जी सोर्सेज आर फॉलोइंग टू टाइप्स, वन ऑफ देम इज वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज करंट सोर्स। ठीक, वोल्टेज सोर्स में a voltage source having an internal resistance in series with their plates, मतलब क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि सीरीज में होता है वो अपने प्लेट्स के साथ। लेकिन इन अ करंट सोर्स इज आल्सो विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस बट इट इज इन पैरेलल विद द सोर्स। तो क्या बताया जा रहा है, एक वोल्टेज सोर्स में हो या एक करंट सोर्स हो, दोनों में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पाए जाते हैं। ठीक, एक इंटरनल उसका रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है कि उसका इंटरनल हमेशा उनके प्लेट्स के उस बैटरी प्लेट्स के क्या होता है, सीरीज में जुड़ा होता है। लेकिन करंट सोर्स के केस में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसके सोर्स के पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक, अब पहले बात कर लेंगे कि वोल्टेज सोर्स के कितनी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स के सिंबल की बात करेंगे तो वोल्टेज सोर्स एक तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है जहां पे बड़ा प्लेट पॉजिटिव प्लेट को रिप्रेजेंट करता है और छोटा प्लेट नेगेटिव प्लेट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा इस तरीके से एक सर्कल बना देते हैं, उसके अंदर प्लस और माइनस लगा करके इस तरह से सिंबल तैयार करते हैं। तो ये दोनों सिंबल ही वोल्टेज सोर्स के हैं। ठीक, ये दोनों सिंबल क्या है, वोल्टेज सोर्स के हैं। इस तरीके से वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे करंट सोर्स की। तो करंट सोर्स को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, करंट सोर्स इस तरीके से एक सर्कल बना करके बीच में एरो दिखा देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करेंगे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में भी क्या होता है, इनके टाइप्स होते हैं। ठीक, तो इनके टाइप्स होते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। तो टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स में अगर हम लोग बात करें, देयर इज टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स। वन इज आइडियल वोल्टेज सोर्स another is real or practical voltage source. One is ideal voltage source, another is real or practical voltage source.
तो अब बात करेंगे एक वोल्टेज सोर्स आइडियल कब कहलाता है और एक वोल्टेज सोर्स रियल कब कहलाता है या प्रैक्टिकल कब कहलाता है। ठीक, तो हमने बताया कि वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, दोनों सोर्स में एक रेजिस्टेंस पाया जाता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं उसका अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है उसके बारे में विशेष ध्यान देना है कि वोल्टेज सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका अरेंजमेंट उनके बैटरी प्लेट्स के सीरीज में होता है। ठीक, लेकिन करंट सोर्स के केस में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उस सोर्स के पैरेलल में होता है। अब बात करेंगे कि वोल्टेज सोर्स आइडियल कब कहलाता है। तो बात कर रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स आइडियल कब कहलाता है, ध्यान से सुनेंगे। A voltage source is said to be ideal if they have the following properties. एक वोल्टेज सोर्स आइडियल तब कहलाएगा जब उनमें से नीचे दिए हुए प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी कौन सी? पहला नंबर हम बात करेंगे, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है? पहला नंबर ये है कि इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्या बताया जा रहा है? इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा इसके इक्वल होगा, जीरो के बराबर होगा। किसके केस में? आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में। आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में पहला पॉइंट आपको ये बताया जा रहा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होगी। नंबर 2 पॉइंट बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी की। its voltage at output terminal is always constant whatever the value of current। मतलब कहने का ये है कि इसका जो वोल्टेज होगा आउटपुट टर्मिनल पे वो हमेशा कांस्टेंट होगा, करंट की वैल्यू कुछ भी। समझ में आ रहा है बात? क्या बताया जा रहा है कि एक वोल्टेज सोर्स आपका आइडियल के केस में तब आएगा जब उनमें से किन्हीं नीचे दिए हुए दो प्रॉपर्टी दिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये बताई जा रही है कि उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा जीरो के बराबर होगा, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो वोल्टेज होगा आउटपुट टर्मिनल पे वो किसके बराबर होगा? कांस्टेंट होगा, करंट की वैल्यू कुछ भी हो। ये बताया जा रहा है कि V आउटपुट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अब बात करेंगे कि इसको समझने के लिए कि एक वोल्टेज सोर्स है जो कि अपने इंटरनल के सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये वो पॉइंट है जिसके ये वो हिस्सा वेयर द सर्किट टू बी कनेक्टेड। मतलब इस टर्मिनल के आगे का वो ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या बता रहा है? ये साइड बता रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है जो इससे सप्लाई सर्किट को दे रहा है, और इस टर्मिनल के राइट साइड वाला जो पॉइंट है टर्मिनल का हिस्सा ये क्या बता रहा है? वेयर द सर्किट टू बी कनेक्टेड, जहाँ पे सर्किट का अगला हिस्सा कनेक्ट होगा। अब बात कर रहे हैं क्या कि आइडियल कब कहलाएगा? जब हमने बताया कि वोल्टेज सोर्स के केस में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R का मतलब रेजिस्टेंस और इन का मतलब इंटरनल। तो इंटरनल जिसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध शुद्ध भाषा में हिंदी में कहते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी? ये हमेशा जीरो होगी। किस केस में बताया जा रहा है? आइडियल के केस में बताया जा रहा है। ठीक, दूसरा क्या बताया जा रहा है? इस पे आउटपुट टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज, आउटपुट टर्मिनल पे मिलने वाला वोल्टेज मतलब इस टर्मिनल पे मिलने वाला, आउटपुट टर्मिनल मतलब इस टर्मिनल पे मिलने वाला, यहाँ पे इसी को हम लोग V आउट कह रहे हैं। ठीक, इस टर्मिनल पे मिलने वाला जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जिसको ग्राफिकली हम लोग समझाएंगे कि इस तरीके से कि एक VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये टर्मिनल V को रिप्रेजेंट करेगा, ये टर्मिनल I को। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ेगी V की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम 10 वोल्ट दे रहे हैं तो ये हमेशा 10 के बराबर होगा। अगर यहाँ पे हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो ये हमेशा 5 वोल्ट के बराबर होगा। ऐसा कब होगा? जब ये आइडियल का केस होगा तब। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में बात करेंगे क्या वोल्टेज सोर्स इज सेड टू बी रियल और प्रैक्टिकल इफ दे हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग रियल या प्रैक्टिकल तब कहेंगे जब उनमें से नीचे दी हुई प्रॉपर्टीज दिखेंगी। कौन सी दी हुई प्रॉपर्टी? तो बात करेंगे यहाँ पे
नंबर 1 में बात करेंगे कि इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बताया जा रहा है? रियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की पहली प्रॉपर्टी क्या बताई जा रही है? इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब ये है कि उसकी कुछ ना कुछ समथिंग वैल्यू, यानी कि इसका मतलब इट हैज समथिंग वैल्यू। क्लियर? नॉट इक्वल टू कहने का मतलब है इट हैज समथिंग वैल्यू। समथिंग वैल्यू में 0.1 भी आएगा, आपका 1 भी आएगा, 1000 भी आएगा, 100 भी आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जीरो को छोड़ करके। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट 2 की बात करेंगे हम लोग कि इस केस में जो होगा हमारा, इस केस में तो बात कर रहे थे पहले की, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, इट हैज समथिंग वैल्यू। अब बात करेंगे दूसरे प्रॉपर्टी की। दूसरे प्रॉपर्टी में क्या बात करेंगे? इट्स वोल्टेज एट आउटपुट टर्मिनल इट चेंजेस विद देयर द करेंट। मतलब ये क्या बताया जा रहा है? इट्स वोल्टेज एट आउटपुट टर्मिनल चेंजेस विद देयर करेंट। कहने का मतलब कि आउटपुट टर्मिनल पे मिलने वाला जो वोल्टेज होगा वो करंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? चेंज होगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी आउटपुट मतलब चेंजेज। ठीक, वी आउटपुट जो होगा वो चेंज होगा, लेकिन इसमें केस में क्या बताया गया? आइडियल के केस में वो कांस्टेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये आइडियल के केस में जीरो होगा, लेकिन हम जब इसके प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो इस केस में जब हम लोग इसका सर्किट बनाएंगे, ये आर इन क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और ये जो वी है और ये जो टर्मिनल है, तो हमने बताया इस टर्मिनल के दो हिस्से हैं। एक लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जहां पे हम लोग सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा राइट साइड वाला वेयर सर्किट टू बी कनेक्टेड। राइट साइड वाले हिस्से में क्या करेंगे? सर्किट को कनेक्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या है? सोर्स का है। यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं और इस टर्मिनल के लेफ्ट में सोर्स है और इस टर्मिनल के लेफ्ट में आपका सर्किट जुड़ा हुआ है। अब इसी टर्मिनल पे जो मिलने वाला वोल्टेज होता है उसी को हम लोग वी आउटपुट कह रहे हैं। हम इसी की बार बार बात कर रहे हैं। वी आउटपुट कहने मतलब इस टर्मिनल पे मिलने वाले वोल्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसके केस में जो हमारा जो फिगर बनेगा किसका? वोल्टेज करंट का। वो फिगर किस तरीके से बनेगा यहाँ पे देखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बताएंगे कि V और I के बीच में ग्राफ खींचेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट जीरो के बराबर होगा। और जब ये ग्राफ खींचेंगे तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज में चेंजेज आएंगे, और यही आपका क्या कहलाता है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और ये क्या है? VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स। इस केस में क्या बताया जा रहा है कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होगी। इस केस में क्या बताया जा रहा है? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी या नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरीके से हमारा बात हो गया वोल्टेज सोर्स की। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ करंट सोर्स की। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ करंट सोर्स की। तो टाइप्स ऑफ करंट सोर्स में तो टाइप्स ऑफ करंट सोर्स की बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ करंट्स इज आल्सो टू टाइप्स, means the current source is also having two following types. Number one is ideal current source. Number two, real or practical current source.
अब बात करेंगे कि आइडियल करंट सोर्स क्या है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है। ठीक, तो आइडियल करंट सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, तो अब बात करेंगे यहाँ पे इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि a current source is said to be ideal if they have the following property। एक करंट सोर्स आइडियल तभी कहलाता है जब उनमें से नीचे दी हुई प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक, पहला नंबर वन की बात करेंगे, तो इसमें करंट आइडियल करंट सोर्स के नंबर वन की बात करेंगे। तो हमने अब इस करंट सोर्स के केस में बताया कि करंट सोर्स के पास भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन उस इंटरनल रेजिस्टेंस का जो अरेंजमेंट होता है वो उस सोर्स के पैरेलल में जुड़ा होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर वन प्रॉपर्टी की कि इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। नंबर टू में बात करेंगे, नंबर टू में बात करेंगे कि नंबर टू क्या कह रहा है कि नंबर टू ये है कि द करंट एट आउटपुट टर्मिनल इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाट एवर द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बताया जा रहा है, करंट एट आउटपुट टर्मिनल इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो बात कर रहे थे क्या आइडियल करंट सोर्स में, तो हमने पहला बात किया कि इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंफिनिटी। नंबर टू क्या बात किया जा रहा है, द करंट एट आउटपुट टर्मिनल इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब क्या है, जो करंट मिलेगा आउटपुट पे ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसको हम लोग सर्किट डायग्राम से किस तरीके से समझेंगे, यहाँ देखेंगे। तो करंट सोर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने बताया इस तरीके से करना है। आप लोगों को देखना है यहाँ पे कि क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, उसके बीच में एक एरो दिखाना है और यहाँ इस तरीके से हम लोग सोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा इसके पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक, ये आई हो गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने बताया कि सर्किट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा लेफ्ट साइड का जो सप्लाई से कनेक्ट होता है और एक सर्किट का वो हिस्सा जहाँ पे सर्किट के बाकी एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। तो लेफ्ट साइड जहाँ हम सोर्स को दिखा रहे हैं वो राइट साइड वेयर सर्किट टू बी कनेक्टेड। ठीक, अब इस पॉइंट पे मिलने वाला जो करंट होगा उसी को ही हम लोग आई आउटपुट कह रहे हैं। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं कि आइडियल के केस में ये जो सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा आपको इनफाइनाइट के बराबर होगा और ऐसे केस में आउटपुट पे मिलने वाला जो करंट होगा कांस्टेंट होगा। तो अभी यहाँ पे देखें कि इंटरनल रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट होने के बाद ये कांस्टेंट कैसे हो जाता है। तो हमने अभी आपको पिछले ही टॉपिक में या पिछले वीडियो में बताया था एक केस किसका, ओपन सर्किट का। तो ओपन सर्किट के केस में हमने बताया था कि जो टर्मिनल ओपन होता है वहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होती है और उस टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी कि आपको ये समझना है अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है तो इस पाथ से फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू 0 है। यानी कि जो करंट यहाँ सोर्स से चल रहा है अगर इसको इस पॉइंट पे आकर के डिवाइड होना था एक इधर और एक इधर, तो ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के कारण इधर में करंट फ्लो करने वाली वैल्यू 0 होगी। तो जब 0 होगी यानी कि जितना करंट हुआ यहाँ होगा उतना करंट ही यहाँ होगा। तो जितना करंट की वैल्यू यहाँ से चलेगी उतनी ही करंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो जब यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो अगर यहाँ पे हम आई को वाई एक्सिस पे रखेंगे और वी को एक्स एक्सिस पे, तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। आई को कहाँ पे रखा हमने, वाई एक्सिस पे, और वी को एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से ये आइडियल करंट सोर्स की बात है। अब हम लोग बात करेंगे रियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बातें को।
ठीक, तो यहाँ पे क्या बात कहेंगे हम लोग कि a current source is said to be real or practical if they have following properties। एक करंट सोर्स को हम लोग रियल और प्रैक्टिकल तब कहेंगे जब उनमें से नीचे दी हुई प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी। कौन सी दी हुई प्रॉपर्टी? तो नंबर 1 में यहाँ बात करेंगे। ठीक, नंबर 1 में क्या बात करेंगे? इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस हैविंग समथिंग वैल्यू। क्या हो इसमें? समथिंग वैल्यू। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या हो? समथिंग वैल्यू। नंबर 2 पे बात किया जाएगा। पहला बात क्या किया गया कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू हो। वो कुछ ना कुछ वैल्यू 0.1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। ठीक, अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट की वैल्यू की बात, सेकंड पॉइंट के प्रॉपर्टी की बात। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि द करंट एट द आउटपुट टर्मिनल इट चेंजेस विद देयर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंसेज। क्या बात किया जा रहा है? करंट एट आउटपुट टर्मिनल चेंजेस विद द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि यहाँ पे आउटपुट करंट की वैल्यू की बात क्या कहा जा रहा है? आउटपुट करंट क्या होगा? ये चेंज होगा किसके हिसाब से? जो भी वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। ठीक, तो इसके केस में जो हम बनाएंगे इसका फिगर, तो यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे? ये यहाँ बनाते हैं इसके सामने। Where circuit to be connected, ये हो गया आपका। और इसके केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू, ये क्या है? एक टिक है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और इसके लिए अब बात करेंगे इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आई को वाई एक्सिस पे रखते हुए और वी को एक्स एक्सिस पे रखते हुए जब कर्व ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे वी बढ़ेगा तो वैसे वैसे आई चेंज होगा। तो ये बनेगा किसके लिए? प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा, इस तरीके से ये ड्रॉप चेंज होगा। तो हम बात कर रहे थे कि एनर्जी सोर्स का, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज पूरी तरीके से करा दिया जा रहा है कि वो एनर्जी सोर्स क्या होते हैं। एनर्जी सोर्सेज आर टू टाइप्स, वन इज वोल्टेज सोर्स एंड अनदर इज करंट सोर्स, and every source has their internal resistances. In case of voltage source, their internal resistances are in series with their battery plates, and in case of current source, their internal resistances are in parallel with the current source। अब बात कर रहे थे कि हर सोर्स के भी कैटेगराइज हैं। पहला सोर्स क्या है? वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स आर कैटेगराइज इन टू फॉर्म। नंबर 1 इज आइडियल वोल्टेज सोर्स, सेकंड इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक, और करंट सोर्स भी दो फॉर्म में कैटेगराइज है। तो करंट सोर्स इज आल्सो कैटेगराइज इन टू फॉर्म्स। नंबर 1 इज आइडियल करंट सोर्स एंड सेकंड इज प्रैक्टिकल और रियल करंट सोर्स। तो अब बात करेंगे कि आइडियल केस किस में कब था वोल्टेज सोर्स? आइडियल केस के वोल्टेज सोर्स में क्या बताया गया था? वोल्टेज सोर्स इज सेड टू बी आइडियल if their internal resistance is equal to 0 and the voltage at the output terminal is always constant whatever the value of the current flow through that internal resistance. In case of practical or real voltage source, its internal resistance has something value and its voltage at the output terminal is changed with their current flow through internal resistance. Now the ideal current source to be ideal if their internal resistance is resistance having resistance equal to infinity and its current at the output terminal कहाँ बता रहे हैं यहाँ पे? तो ये क्या होगा? ऑलवेज कांस्टेंट होगा।
क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट यानी कि वो जिन दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है वो ओपन की तरफ बिहेव करता है, यानी कि उधर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो जो सोर्स पे अगर यहाँ 10 एम्पियर है तो यहाँ पे 10 एम्पियर मिलेगा, यहाँ 5 एम्पियर है 5 मिलेगा, 100 है तो यहाँ पे 100 मिलेगा, क्योंकि ये ओपन की तरफ बिहेव कर रहा है। यानी कि आउटपुट टर्मिनल पे मिलने वाला करंट क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसलिए कांस्टेंट कहलाता है। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में क्या बताया जा रहा है कि इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की समथिंग वैल्यू होती है, तो उसके कारण क्या होता है, आउटपुट करंट में कुछ न कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है। अब बात करेंगे कि सोर्सेज भी आपके सिलेबस के में क्या है कि सोर्सेज का एक कैटेगराइजेशन है कि एक होता है डिपेंडेंट सोर्स, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक, तो इंडिपेंडेंट सोर्स के बारे में अभी हम लोग ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ये सारे इंडिपेंडेंट सोर्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये में कवर होता है। और आपके सिलेबस के हिसाब से आपका जो सिलेबस डिजाइन है वो इंडिपेंडेंट सोर्स पे है। तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, थोड़ा हल्का सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं। डिपेंडेंट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है क्या, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, एक होता है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसी तरीके से होता है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और एक होता है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। जहाँ पे सिंबल किस तरीके से होता है, उसका सिंबल इस तरीके से होता है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक, तो इस तरीके से ये रहा, जो छोटा बहुत डिस्कस करना था आपसे हो गया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।